कहानी का ये पांचवा भाग देखने से पहले इसके पहले चारों भाग अवश्य देखें। वर्तिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी मुट्ठी जोर से बांधी और आंखें बंद कर ली, जिससे आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गए। धरा कुछ भी देख सकती थी, मगर किसी की आंखों में आंसू नहीं, फिर चाहे वो उसके दुश्मन के ही क्यों ना हो। बस यही एक खामी थी उसमें, जो अनिरुद्ध जी के हिसाब से जय पूरी कर सकते थे। धरा कुछ कहना चाहती थी, मगर किस हक से कहती, इसलिए उसने वीर की तरफ देखा। उसने अपनी बाहें उठाकर अपना सिर वर्तिका की तरफ झटका तो वीर ने हाँ में सिर हिला दिया। वीर ने राघव को समझाते हुए कहा, थोड़ा शांति से राघव, तुम प्यार नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि कोई और तुमसे प्यार नहीं कर सकता। यू कांट कंट्रोल अदर्स, सो जस्ट माइंड योर वर्ड्स। राम झल्लाकर बोला, कब तक शांत रहूं मैं, कब तक वीर? मैंने कई बार समझाने की कोशिश की है, मगर यह है कि कोई बात इसके दिमाग में जा ही नहीं रही है। जब कह दिया कि नहीं करते प्यार, नहीं करनी शादी, तो बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए। और रोज रोज ये नाटक क्यों? वर्तिका किसी मूर्ति की तरह सब सुनती चली गई, मगर अच्छा होता कि वो सिर्फ एक मूर्त होती। उसे ना सुनने पर यह तकलीफ, ये दर्द तो महसूस नहीं होता। ठीक है, बहुत ही सर्द आवाज में वर्तिका ने कहा, और फिर अपनी हथेलियों के पीछे से अपने आंसू पोंछे और बोली, ठीक है, फाइन, नहीं करते हो ना तो मुझसे प्यार, मत करो। लेकिन याद रखना, मेरी जिंदगी में तुम ही वो आखिरी इंसान रहोगे जिससे मैंने प्यार किया, चाहे मुझे अपनी पूरी जिंदगी अकेली ही जीनी पड़े। बट आई स्वेयर, अब ये वर्तिका तुम्हारे पास कभी लौट कर नहीं आएगी, और मैं अपने वादे की बहुत पक्की हूँ। उसने इतना कहा और पलट कर चली गई। उसकी आंखें बता रही थी कि कितनी तकलीफ हो रही है उसे। राघव का यूं मना करना उसे बहुत हर्ट कर गया था। धरा वहां क्यों खड़ी थी उसे भी नहीं पता। जब उसने वीर को देखा तो वो इशारे से उससे बाहर जाने को कह रहा था। धरा बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उसके जाते ही राघव ने अपनी हथेलियां अपने चेहरे पर रखी और वीर की नजरों से बचाकर आंखें पोंछ ली। अब तो वो मान जाएगी ना? वीर बोला। मान जाएगी। दोनों कुछ देर चुप रहे, लेकिन फिर वीर ने ही कहा, जब इतने परेशान हो ना कहने से तो क्यों मना किया? राघव नजरें फेर कर बोला, क्योंकि मैं प्यार नहीं करता उससे। वीर बोला, तुम्हें ऐसा लगता है या ये सच है? राघव झल्लाकर बोला, वीर प्लीज, तुम भी शुरू मत हो जाओ, मैंने कहा ना नहीं पसंद है वो मुझे। वीर खामोश रहा। शायद वो समझना चाह रहा था उसके ना कहने की वजह, क्योंकि कहते हैं प्यार जाहिर करने के लिए शब्दों की कोई जरूरत नहीं, आंखों की चमक ही काफी है। मैं घर जा रहा हूँ। राघव सिर्फ कुछ शब्द मुश्किल से कहकर चला गया। वीर ने फीका सा मुस्कुराकर अपना सिर झटका और बाहर चला गया। रात हो गई थी। राघव के बारे में सोच सोच कर आज धरा पूरे दिन परेशान रही। कहीं भी उसका मन नहीं लगा। जैसे तैसे उसने दिन गुजारा और आखिर क्लासेस फ्री हो गई और अब स्टाफ रूम से धीरे धीरे निकलने लगे सब। धरा भी वहां से निकलकर मेन गेट पर आ गई। काफी एकांत में बनाया था राघव ने इंस्टीट्यूट, जहां चहल पहल कम रहा करती थी। धरा ने गेट पर खड़े गार्ड को देखा, फिर उनकी तरफ बढ़ गई और गार्ड से बोली, अंकल सुनिए। गार्ड बोला, जी मैडम। धरा बोली, यहाँ ऑटो कहाँ से मिलेगी? गार्ड ने जवाब दिया, आप जैसे ही ये सड़क पार करके जाओगे सामने चौक होगा, वहां जरूर मिल जाएगी मैडम। धरा बोली, थैंक यू अंकल, और सड़क की ओर चली गई। धरा सुनसान सड़क पर चली जा रही थी। उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था। बचपन में विराज ने और फिर अनिरुद्ध जी ने उसे सेल्फ डिफेंस सिखाया था। हालांकि काफिलों में रहने के कारण कभी धरा को इसकी जरूरत पड़ी ही नहीं, मगर अब तो वो अकेली थी, वो भी मुंबई जैसे शहर में। काश धरा ने उस रात भी अपनी थोड़ी सी मदद कर ली होती तो मानव उसे किडनैप नहीं कर पाता। लेकिन शायद उसे महसूस हो चुका था उस रात कि उसके मुंह पर रुमाल रखने वाले उसके दोस्त हैं। धरा लेन के दूसरे कोने तक पहुंची ही थी कि एक बाइक तेजी से उसके बगल से निकल गई। उस बाइक वाले की हरकतों पर वो हंस पड़ी। उसने खुद में ही बड़बड़ाया, कुछ लोग कभी नहीं सुधरते,
इतना कहकर वो चौक पर गई और वहां से ऑटो पकड़ी और घर के लिए निकल गई। हवा से कभी उसके बाल, कभी उसका दुपट्टा उड़ा जा रहा था। सबको संभालते हुए उसकी नजर ऑटो के साइड मिरर पर गई, जहां पर वही बाइक वाला उसके पीछे था। धरा ने एक बार ऑटो से सिर बाहर निकाला तो सच में वही बाइक वाला था। धरा ने अपने बैग से फोन निकाला और फिर से सिर बाहर निकालकर उस बाइक की फोटो ले ली। उसने वो फोटो परिणीता और प्रथम को भेजी और साथ ही खुद की लोकेशन भी। इधर जोधपुर के महल में विजय लक्ष्मी जी, अनिरुद्ध जी, प्रथम और परिणीता डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तभी दोनों के फोन में एक साथ रिंग हुई। अनिरुद्ध जी और विजय लक्ष्मी जी दोनों की नजरें उन पर उठ गई। परिणीता ने फोन उठाते हुए कहा, मीटिंग रिमाइंडर होगा। उसने प्रथम को आंखों के साथ चलने का इशारा करते हुए कहा, चलो प्रथम। प्रथम भी एक दफा अनिरुद्ध जी को देख कर उठा और परिणीता के साथ चल दिया। दोनों ने अपने अपने फोन देखे तो धरा ने फोटो और लोकेशन सेंड की हुई थी। ये देखते ही प्रथम ने तुरंत उसे कॉल किया। धरा ने कॉल पिक की तो प्रथम ही बोला, सब ठीक है नंबर, ये लोकेशन और कौन है ये बाइक वाला? धरा बोली, पता नहीं मुझे, बस मुझे लगा मेरे पीछे है, इसलिए फॉर सिक्योरिटी मैंने सेंड कर दिया है फोटो। प्रथम बोला, मैं अभी आ रहा हूँ। परिणीता बोली, मैं टिकट्स निकलवाती हूँ। धरा उन्हें रोकते हुए बोली, शांत रहो तुम दोनों, मैं श्योर नहीं हूँ कि वो मेरे पीछे है या नहीं। रोड पर चलने का राइट उसे भी है, पर हल्का सा डाउट है। तुम मेरी लोकेशन देखते रहो बस। प्रथम चिंतित होकर बोला, केयरफुल अंबर। इतना कहकर प्रथम परिणीता से बोला, परी टिकट्स निकलवाओ, हम अभी जाएंगे। परिणीता प्रथम के कहे अनुसार ही मोबाइल पर टिकट्स निकलवाने लगी। कहने को तो वो एक राजकुमारी थी, मगर प्रथम का उस पर हक जताना परिणीता को हमेशा से ही पसंद था और प्रथम भी उसे हमेशा अपनी बेहद अच्छी दोस्त मानता था, यह शायद उससे ज्यादा। उधर मुंबई में धरा का ध्यान लगातार उसका पीछा कर रहे बाइक सवार पर था। कुछ कुछ उसे महसूस हो रहा था कि वो उसी के पीछे है। मोबाइल पर अपने अपार्टमेंट की लोकेशन ध्यान रखते हुए वो आ पहुंची। उसने ऑटो वाले को पैसे दिए और बिना एक पल भी गवाए अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। वैसे देखा जाए तो धरा का डर बेवजह नहीं था। वो बाइक बिल्डिंग के दरवाजे तक पहुंचने तक उसके पीछे ही थी। ऐसे में कोई और भी होता तो डर ही जाता। शीशे के दरवाजे से एंट्री करते हुए धरा ने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। वो वहीं एक तरफ कुर्सी पर बैठकर जोर जोर से हाँफने लगी। उसे एकदम से प्रथम और परिणीता का ख्याल आया तो उनके लिए मैसेज छोड़कर वो बोतल से पानी पीने लगी। अचानक ही उसकी नजर शीशे पर गई। वहां से बाइक सवार हेलमेट और हाथों में ड्राइविंग ग्लासेस पहने उसकी तरफ ही चला आ रहा था। उसे देखकर धरा की धड़कनें बढ़ गई और उसने बेहद आहिस्ता से अपने बैग से चाकू निकाला जो राघव ने दिया था। धरा की पकड़ चाकू पर कसती गई। उसकी हथेलियों की तनी हुई नसें बता रही थी कि कितनी मजबूती से उसने चाकू थामा हुआ है। वो बाइक सवार शीशे के दरवाजे से अंदर आ ही गया था, जिससे कुर्सी पर बैठी हुई धरा खुद ब खुद खड़ी हो गई। बाइकर उसकी तरफ आया तो धरा ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और बोली, स्टे देयर। बाइक सवार रुका तो धरा बोली, आप जो भी हैं मेरा पीछा करने की वजह। सामने खड़े शख्स ने बिना कुछ कहे अपना हाथ ऊपर किया तो धरा को आभास हुआ कि वो उसे मारने को है, इसलिए उसने भी चाकू को आगे किया। मगर वो कुछ और उल्टा सीधा सोच पाती उससे पहले ही शख्स हेलमेट उतार चुका था। आप सामने खड़े शख्स को देखकर धरा लगभग चिल्ला पड़ी। वो इतनी जोर से चिल्लाई थी कि आते जाते लोग पलटकर उन दोनों को ही देखने लगे। शख्स वीर था। वो धरा को तेज बोलते देखकर बोला, चिल्लाइए मत धरा, सबको लगेगा मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। धरा लगभग वीर को घूरते हुए बोली, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं कुछ? वेट वेट, आप ही इतनी देर से मेरा पीछा कर रहे हैं? धरा को देखकर किसी को भी यही लगता कि वो गुस्से में है, हालांकि ऐसा था नहीं। वीर बोला, मुझे लगता है कि राघव भी यही रहता है, तो अगर मुझे उससे मिलने आना होगा तो यहीं आना पड़ेगा। नहीं, वीर उसे छोटी छोटी आंखें करता देखता रहा। शायद उसे देखकर अनुमान लगाना चाहता होगा कि धरा को उसकी बात पर विश्वास हुआ या नहीं। धरा शक करते हुए बोली, सिर्फ इतना ही?
धरा का शक अब भी दूर नहीं हुआ था। सोने पर सुहागा वीर ने भी उसके सवाल पर नाम में सिर हिला दिया और बोला, एक्चुअली मैं भी यहीं रहता हूँ। इनफैक्ट आपके फ्लैट से लगकर ही मेरा फ्लैट है। क्या? धरा हैरानी से लगभग चिल्ला उठी तो वीर ने हाथ अपने कानों पर रख लिए। धीरे धीरे धीरे। धरा, बार बार चिल्लाइए मत वरना सोसाइटी वाले मुझे पीट देंगे। सबको लगेगा कि मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। आप सच में मेरे फ्लैट के बगल वाले फ्लैट में रहते हैं? धरा ने उसकी बात पूरी तरह से नजरअंदाज कर दी और बेहद शक भरे लहजे में पूछा तो वीर ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से कार्ड निकालकर धरा के सामने कर दिया। वो की थी वीर के फ्लैट की। वीर बोला, ये चाबी और मेरे फ्लैट का पासवर्ड 0609। इतना काफी है? यकीन करना मुश्किल तो था ही धरा के लिए, क्योंकि बीते दिनों में वीर को उसने एक बार भी इस बिल्डिंग में नहीं देखा था। वहीं हर रोज राघव मिल जाता था, लेकिन अब जब वो की और पासवर्ड दिखा चुका है तो मन मार कर धरा को विश्वास करना पड़ा। धरा चुपचाप अपना गणित बिठाने में लगी हुई थी, तभी वीर ने आगे की तरफ झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, चले। धरा सिर हिलाकर उसके साथ चल दी। उसके जहन में अजीब अजीब से सवाल आ रहे थे वीर को लेकर। कभी उसे लगता कि वीर उसका पीछा कर रहा है तो अगले ही पल वह खुद ही तर्क देकर सोचने लगती कि वीर उससे पहले से यहाँ है। कभी तो वीर का बर्ताव उसे नापसंद होता तो कभी बच्चों के साथ उसका तालमेल सोचकर वो मुस्कुरा देती। धरा के चेहरे के भाव शून्य थे, मगर अंदर सिर्फ और सिर्फ वीर को लेकर हलचलें मची थी। शायद ये पहली बार था जब अंबर किसी को नहीं समझ पा रही थी, और शायद ये भी पहली बार था जब कोई अनजान उसके दिमाग पर कब्जा करने लगा है। धरा एलिवेटर में गई, उसके पीछे वीर भी अंदर चल आया। उसने पहले 8th फ्लोर का बटन दबाया और फिर 6th का। वीर राघव से मिलने जा रहा था। कुछ देर में एलिवेटर 6th फ्लोर पर खुली तो वीर बाहर निकल गया। बाहर जाते हुए वीर बस हल्का सा मुस्कुरा कर चला गया और छोड़ गया धरा को गहरी सोच में। लेकिन इस बार धरा इंस्टीट्यूट में जो कुछ भी हुआ वही सोचने लगी थी। अचानक ही उसके होठों पर मुस्कान खिल उठी और वजह फिर से एक थी, और वो है वीर। धरा को याद आया जब राघव कुछ ज्यादा बोल गया था, तब उसने वीर को आंखों से ही राघव को शांत करने के लिए कहा और वो समझ भी गया। इतने में ही एलिवेटर खुला और धरा अपने फ्लैट में चली गई। घर में घुसते ही धरा ने परिणीता को फोन करके यहाँ आने से मना किया। वो जानती थी कि प्रथम और परिणीता दोनों ही उससे बहुत प्यार करते हैं और वो उसके मना करने पर भी मानने वाले नहीं हैं। बचपन से हर पल साथ में बीते हैं। तीनों के बचपन की दोस्ती बिल्कुल किसी वृक्ष जैसी है। एक छोटा सा बीज धरती में बोया जाता है और फिर उसे पानी से सींचकर मजबूती और अस्तित्व दिया जाता है। दोस्ती का भी कुछ कुछ ऐसा ही है। उसमें प्यार और अपनापन देकर मजबूत किया जाता है, तब जाकर रिश्ता प्रगाढ़ होता है। कुछ आधे एक घंटे बाद धरा चेंज करके अपने रूम में लेटी हुई थी। आज भी उसने कुछ इंस्टेंट फूड ही खाया था जिससे उसका जी भर चुका था, मगर मजबूरी में कोई क्या ही कर सकता है। भूख के मारे आज नींद भी नहीं आ रही थी उसे। खाना बनाना सीख लेना चाहिए था या फिर कुछ सामान ही खरीद लेना चाहिए था। कम से कम उल्टा सीधा बना तो लेती। वो करवटें बदलते बदलते ही थक चुकी थी, इसलिए वो उठी और बालकनी में आ गई। सामने मचलता हुआ समंदर दिख रहा था। गर्मी के दिनों में आसमान बिल्कुल साफ था, इसीलिए चांद अच्छे से देखा जा सकता था। बादल का एक जरा सा टुकड़ा चांद से फिसलते हुए चांदनी बिखेर रहा था। होले होले बहती हवा से धरा के कर्ल लंबे बाल उड़ रहे थे। खासियत है प्रकृति की कि यदि हम इसके बीच हो तो सोच में और कुछ कभी भी आ ही नहीं सकता। इतने में ही बगल वाली बालकनी से फिर से बांसुरी की धुन सुनाई पड़ी। धरा समझ चुकी थी कि साथ वाले फ्लैट में वीर ही है। जब वो पहली बार अनजाने में मिली थी तब उसने वीर के बैग में सिर्फ वो बांसुरी ही तो देखी थी। धरा की नजर सबते ही बगल घूमी तो वहां वीर पहले से खड़ा था। उसकी पीठ गिल्ड पर टिकी थी और चेहरा घर की तरफ था। होंठों पर बांसुरी और उन पर एहतियात से मचलती हुई लंबी लंबी उंगलियां। धरा चाह कर भी अपनी नजरें वीर से हटा नहीं पाई।
पता नहीं उसे अचानक क्या सूझी, वो वीर की तान पर गुनगुनाते हुए गाने लगी। और तभी वीर की नजर भी उस पर टिक गई। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। पूरे गाने के दौरान वीर ने धरा के सुरों से अपनी तान का तालमेल बैठा रखा था। वाकई वो बेहतरीन गाती थी। और वीर की तान इतनी मधुर थी, मानो वो स्वयं माधव की बांसुरी है। गाना खत्म हुआ तो धरा ने पूछा, तो आप सच में यहीं रहते हैं? धरा का शक अब तक दूर हो चुका था। शायद, वीर ने सहजता से कहा। दोनों के बीच खामोशी थी। धरा को जाने क्यों आज वीर से बात करने में हिचकिचाहट महसूस होने लगी। ऊपर से वीर का चुप रहना, दोनों के बीच एक उलझन लगने लगी। कुछ देर बाद धरा ने ही कहा, आप राघव से मिलने गए थे? वीर पलटकर समंदर को देखने लगा, लेकिन धरा उसे ही देखती रही। वो बोला, उसे समझाने। तो क्या कहा उन्होंने? धरा ने सहजता से पूछा, जैसे वो ऊपरी मन से पूछ रही है। मगर वीर उसकी आंखों में सवाल की गहराई भांप चुका था। वीर ने जवाब दिया, वो नहीं मानेगा। वर्तिका के लिए उसकी फीलिंग्स वो नहीं है जो वर्तिका चाहती है। कहते हुए वीर की आवाज गंभीर हो आई थी, जिससे धरा के चेहरे पर भी ठंडे भाव उभरने लगे। धरा बोली, आपको राघव के साथ 1.5-2 महीने हो गए हैं ना? क्या लगता है कुंवर जी, वो क्यों मना कर रहे हैं? सच में प्यार नहीं है या कोई और बात है? वीर बोला, मैं कह नहीं सकता। इतना कहकर उसने सिर्फ धरा की और पूछा, शायद आपकी ही तरह राघव की भी मजबूरी रही होगी। वीर का इशारा धरा की शादी छोड़कर आने से था। यह सुनकर धरा को थोड़ा बुरा लगा कि वीर हर बार उस पर इल्जाम लगा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो समझती भी है कि वीर उसे समझाना चाहता है। धरा बोली, एक बात पूछूं? वीर ने कहा, पूछिए। धरा ने पूछा, कौन है वर्तिका? निकी के साथ उसके पिता का नाम क्यों नहीं है? और वो राघव से कब मिली? आज सुबह कंपाउंड में भी राघव ने उन्हें मना किया था, लेकिन फिर भी वो कैंटीन में आ गई। क्यों? सुबह से अपने अंदर उमड़ते सवालों को धरा ने पूछ ही लिया। हालांकि उसे संदेह था कि वीर उसके सवालों का जवाब देगा या नहीं। वो वीर की तरफ देखती रही जब तक वो बोल नहीं गया। वीर बोला, मैं जवाब दूंगा, मगर इसके बदले मुझे भी कुछ सवालों के जवाब चाहिए। ये सुनते ही धरा के चेहरे पर ठहराव आ गया। वीर उसके भाव देखकर बोला, डोंट वरी, सवाल अभी नहीं पूछूंगा, लेकिन जब भी पूछूं आप सच और सीधे जवाब देंगी, इतनी उम्मीद तो कर सकता हूँ। धरा ने हामी भर दी। ठीक है, अब जो मैंने कहा वो बताइए। वीर ने गहरी सांस ली और बोला, वर्तिका मेरी कजिन है, मतलब मेरी बुआ की बेटी। बचपन से उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। जब कभी भी उसे कहीं जाने का मौका मिलता तो वो बिना समय बर्बाद किए बस निकल पड़ती अपना कैमरा लेकर। लैंडस्केप फोटोग्राफी में कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं उसे। एक दिन इसी तरह वो अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर पुणे के जंगलों में जा पहुंची। उसकी टीम और वो ट्रैकिंग पर थे, जब पुणे के पास ही किसी कस्बे में लावारिस सी नवजात बच्ची मिली उसे। ये सुनते ही धरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। निक्की वर्तिका की बेटी नहीं है? वीर ने सर्द आवाज में कहा, नहीं, सिर्फ 19 साल की थी वर्तिका जब उसे निकिता मिली। नेचर से प्यार करने वाली वर्तिका उस बेजुबान को उस घने जंगलों में नहीं छोड़ पाई। जब वर्तिका घर वापस लौटी तो उसके साथ निकिता भी थी, जिसे लेकर बुआ से उसका झगड़ा हुआ। फूफा जी बहुत स्ट्रिक्ट है, उन्होंने तो निकिता को लेकर हंगामा कर दिया था। अपनी बात मनवाने के लिए करीबन 4 दिन तक वर्तिका ने खाना नहीं खाया और महीनों तक उन तीनों में बात नहीं हुई। फिर भी बुआ और फूफा जी नहीं माने तो वर्तिका निकिता को लेकर हमारे घर आ गई। कम से कम 2 साल तक वर्तिका के पेरेंट्स उससे मिलने नहीं आए थे। वीर के शब्दों को धरा सुनती चली गई। हैरानी में उसके मुंह से शब्द गायब हो गए थे जब उसने वर्तिका के कारनामे सुने। एक 19 साल की लड़की जो खुद भी अभी बच्ची है, उसमें इतनी सारी हिम्मत वाकई काबिले तारीफ थी। धरा ने बहुत धीमे से कहा, मानो वो खुद ही वर्तिका की जगह पर है और उसके माता पिता रूठे हुए हैं उससे। उसने पूछा, कुंवर जी, क्या अब भी वर्तिका के माता पिता नहीं माने और इसलिए वो यहाँ अकेली रहती है? वीर हल्के से मुस्कुराकर धरा की ओर घूम गया।
7 साल हो गए हैं उस बात को। इतने सालों में तो आधा वनवास खत्म हो जाता। फिर ये तो छोटा सा झगड़ा था जो बस ईगो और इज्जत में बेवजह बड़ा बन गया था। वर्तिका नहीं चाहती थी कि निकिता की वजह से बुआ को कभी किसी से कुछ भी सुनना पड़े, इसलिए वो उनके साथ नहीं रहती और यहाँ मुंबई आ गई। जॉब के लिए उसने कई जगह कोशिश की, लेकिन एक बच्चे की माँ को कहीं जॉब मिलने से नहीं। धारा ने पूछा, तो वो राघव से कैसे मिली और वो मुंबई क्यों आई? पिछले सालों से वो आपके यहाँ आपके घर भी तो रह ही रही थी ना? वीर बोला, अनमैरिड मदर है वो, इसलिए बुआ उसकी शादी के पीछे पड़ गई थी और उन्होंने शर्त रखी थी कि या तो वो निकिता को छोड़े या शादी करे। मगर वर्तिका को दोनों ही मंजूर नहीं था, इसलिए वो 3 साल पहले मुंबई आ गई। प्रोफेशन से आर्किटेक्ट है और राघव एक अच्छी खासी नामी आर्किटेक्ट कंपनी का ऑनर। उसी की कंपनी में एज इंटर्न ज्वाइन किया था वर्तिका ने, लेकिन बढ़ते समय के साथ वो संयुक्त एसोसिएट्स की टीम मैनेजर बन गई। इस दौरान उसका सारा ध्यान सिर्फ निकिता पर था। वो सिर्फ ज़रूरत के लायक राघव से या फिर ऑफिस में किसी और से बात किया करती थी। इस दौरान निकिता के स्कूल में ही म्यूजिक कंपटीशन था, जिसमें निकिता ने पार्ट लिया मगर वो हार गई। जिद्दी निकिता बिल्कुल अपनी माँ की तरह। हार की वजह से उसने 2 दिन तक ठीक से खाना पिया नहीं किया। उसने बस हर हाल में जीतने की जिद कर ली थी। उसकी जिद के आगे वर्तिका क्या ही कर लेती। उसने निकिता का संयुक्त म्यूजिक इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा दिया और तब उसे पता चला कि ये इंस्टीट्यूट राघव का है। वहीं से शुरू हुई उनकी दोस्ती और पिछले 1 साल में ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वर्तिका के लिए प्यार बन गया है। धरा ने उत्सुकता से पूछा, और राघव के लिए? धरा ने पूछा तो वीर बोला, पता नहीं। छोटा सा जवाब देकर वीर खामोश हो गया। एक बार फिर दोनों के बीच गहरी चुप्पी ने जगह ले ली थी। वीर की नजरें बस धरा के चेहरे पर थी। न तो उसके मन में किसी और विचार की हलचल थी और न ही वीर वो हलचल चाहता था। वो तो बस शांत सी धरा को निहारता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर धरा के मन में अब भी यही सवाल था कि इतनी समझदार और संपन्न लड़की को राघव मना क्यों कर रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुद पहले से शादीशुदा है और वर्तिका नहीं। वीर उसे विचारों में घिरा देखकर बोला, धरा, आज के लिए राघव की इतनी फिक्र बहुत है। इतना ज्यादा मत सोचिए और बाकी के सवाल राघव के लिए छोड़ दीजिए। उसकी बात पर धरा औपचारिकता के लिए मुस्कुरा दी तो वीर अपने रूम में चला गया। लेकिन धरा के दिमाग से आज की बातें निकल ही नहीं रही थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने देखा कि फिर से मानव का कॉल है। अब तक कई बार नजरअंदाज कर चुकी है धरा मानव को, मगर फिर भी मानव हार मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन सुबह धरा थोड़ी जल्दी सोसाइटी से इंस्टीट्यूट के लिए निकल आई थी। वास्तव में वो राघव के सामने पढ़कर उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। और वीर भी तो वहीं रहता है। और कल रात जो वो अपनी ही धुन में गाने लगी थी, वो याद कर करके उसे खुद पर गुस्सा और चिढ़ दोनों ही थी कि क्यों वो बेवजह दूसरे की हांडी में चावल पकाने लग पड़ी। वो ऑटो के लिए फिर से चौराहे पर खड़ी थी। बीते कुछ दिनों में उसे थोड़ा थोड़ा अनुभव तो हो ही गया था। काफी देर खड़े खड़े अब उसके पैर दुखने लगे तो वो कभी अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखती, कभी लोगों से भरी मगर ऑटो से खाली सड़क देखती। तभी कुछ दूर से उसे ऑटो नजर आई और उसके थके हुए पैरों में फिर से जान आ गई। ऑटो बिना उसके हाथ दिए उसके सामने आ गया। उसे देखा तो वही बुजुर्ग थे जो पहले दिन उसे मिले थे। धरा मुस्कुराकर बोली, नमस्ते अंकल। हालांकि उसे इतना तो भान था कि उन बुजुर्ग को वो कहाँ याद होगी। हर रोज जाने कितनी सवारियां बैठती होंगी। धरा ने पूछा, पहचाना? उन बुजुर्ग की आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ था जिसे उन्होंने ठीक करते हुए कहा, आपको कैसे भूल सकते हैं मैडम? धरा ने ऑटो में बैठते हुए कहा, धरा, आप मुझे धरा कहिए, मेरे दादाजी जैसे हैं आप। बुजुर्ग ने उसकी बात का जवाब ना देकर कहा, इंस्टीट्यूट ही जाओगी बिटिया? धरा ने जवाब दिया, जी अंकल। सारी रात से धरा की नजर फोन पर चलते जीपीएस पर थी। हालांकि वो उन बुजुर्ग पर विश्वास कर सकती थी, लेकिन सावधानी बरतने में कोई हानि तो नहीं। कुछ ही देर में धरा अपने गंतव्य यानी इंस्टीट्यूट के सामने थी। उसने कार्ड से पैक किया और अंदर चली गई। सभी स्टूडेंट्स आए नहीं थे, सिर्फ टीचर्स की आवाजाही दिखाई दे रही थी। धरा ने गौर किया कि अभी बच्चे आए भी नहीं हैं।
फिर भी कुछ ज्यादा ही हलचल है इंस्टीट्यूट में। क्यों? चलते चलते उसकी निगाहें सेकंड फ्लोर पर गई, जहां राघव और वीर अपने अपने कानों से फोन लगाए तेजी से कहीं जाने को हैं। वो उन्हें इतनी जल्दी वहां देखकर चौंक गई। इन दोनों की वजह से तो इतनी जल्दी आई थी, लेकिन ये तो पहले से यहाँ है, उसने मन में सोचा और फिर सिर झटक कर स्टाफ रूम की तरफ चली गई। वो अपना सामान रखकर मुड़ी की दरवाजे पर खड़े वीर और राघव नजर आए। वो एकदम से उन्हें देखकर मन में ही हड़बड़ा गई, लेकिन धरा ने अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया। राघव को वहां देखकर सारा स्टाफ खड़ा हो गया। सबने उसे गुड मॉर्निंग कहा। बदले में राघव ने भी इंस्टीट्यूट के ऑनर का तेवर रखते हुए सबको गुड मॉर्निंग कहा। राघव का व्यवहार देखकर सब समझ गए कि राघव आज उनका दोस्त नहीं बल्कि बॉस बनकर आया है। आप सब मेरे बुलावे पर अपनी सुबह खराब करके इतनी जल्दी आए, उसके लिए दिल से आभार। उनमें से ही किसी सीनियर टीचर ने कहा, सर, वजह कुछ बड़ी होगी जिसके लिए आपने हमें यहाँ बुलाया है। राघव बोला, जी बिल्कुल, वजह ऐसी है जिसे सुनकर आप खुश भी होंगे और परेशान भी। धरा सोचने लगी कि कल इतना परेशान दिखने वाला राघव आज कितनी आसानी से सबके सामने मुस्कान लिए खड़ा है। क्या मतलब? धरा की ही हम उम्र एक लड़की ने पूछा, मिस महिमा, आप बहुत दिनों से अपने विद्यार्थी को सैर कराने के लिए ले जाना चाहती थी, और आप सर, आपको तो शिक्षकों के साथ ही पिकनिक पर जाना था, तो अब सबकी इच्छा पूरी होगी। महिमा खुशी के मारे भूल ही गई कि क्या कहना है क्या नहीं। वह खुश होकर बोली, आप हम सबको छुट्टी दे रहे हो क्या? वाह, मैं तो मेरे विद्यार्थियों को लेकर उत्तर भारत जाऊंगी। उनकी भी कॉलेज की परीक्षाएं अभी खत्म हुई हैं। राघव उसकी बात सुनकर बोला, नहीं मिस महिमा, किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी, बल्कि सबके ऊपर दुगने काम का भार आने वाला है। ये सुनते ही सबके चेहरे ढीले ढाले आम की तरह हो गए। राघव बोला, इकोस ऑफ इंडिया तमिलनाडु की कन्याकुमारी में आयोजित किया जाने वाला संगीत मेला यानी कि म्यूजिक फेस्ट प्लस म्यूजिक कंपटीशन, संयुक्ता ग्रुप्स इस फेस्ट के स्पॉन्सर्स में से एक है। भारत के हर एक कोने से यूनिवर्सिटी और म्यूजिक इंस्टीट्यूट आमंत्रित है प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए, जिसमें हमें भी यानी संयुक्ता म्यूजिक यूनिवर्स को भी आमंत्रण मिला है। महिमा ने पूछा, तो क्या अब हम दूसरों से जीतने के लिए compete करेंगे? राघव, आई मीन सर, हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी प्रतियोगिताओं को नजरअंदाज करता है ना। शुरू में तालमेल हमारा लक्ष्य है, उनमें तकरार नहीं। धरा यह सुनकर मुस्कुरा उठी। राघव की बातें अक्सर ही उसके मन में उतर जाती थी, चाहे वो राघव का प्रबंधन हो, नेत्रहीन के लिए खास व्यवस्था या फिर उसके नियम कायदे, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। महिमा की बात पर राघव ने कहा, आपने सही कहा महिमा, और ये नियम मैंने ही बनाए हैं, तो मुझे भी याद है। इस फेस्ट की खास बात यह है कि इसमें इनाम राशि नहीं है, मतलब इसमें जीतने वाली टीम को कुछ नहीं मिलेगा सिवाय अवार्ड के। उनमें से किसी ने ही कहा, फिर कौन से इंस्टीट्यूट इनमें भाग लेना चाहेंगे? वीर बोला, जिन्हें संगीत का असल मतलब मालूम होगा। उसी शख्स ने कहा, क्या? धरा अचानक से बोल उठी, शायद इस प्रतियोगिता का लक्ष्य समाज सेवा मतलब चैरिटी है। इसमें वही टीम्स भाग लेंगी जो संगीत को समझे। आजकल संगीत का मतलब शानो शौकत है, लेकिन असल में किसी के व्याकुल या बेचैन मन को जो शांत कर सके वो है संगीत। तान में वो मिठास हो जो हर किसी के होंठों पर मुस्कुराहट ला पाए। इस प्रतियोगिता में वही हिस्सा लेंगे जिन्हें सिर्फ और सिर्फ संगीत से दूसरों को खुश करना है, ना कि पैसे कमाना। इतना कहकर उसने वीर की तरफ देखा। यही मतलब था ना आपका? वो बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। राघव बोला, तो अब किसी के कोई सवाल? महिमा ने अटकते हुए अपने हाथ को उठा लिया। राघव ने सिर झटक कर कहा, पता था मुझे, पूछिए। महिमा बोली, इतने बड़े पैमाने पर ये प्रतियोगिता हो रही है, लेकिन इतनी छोटी जगह क्यों? मुंबई, दिल्ली, इंदौर या जयपुर जैसे शहरों में क्यों नहीं हुई? और हाँ, अगर इसमें प्राइस, मेरा मतलब है इनाम, इनाम ही नहीं है तो चैरिटी कैसी? राघव बोला, कन्याकुमारी में इसलिए क्योंकि वो शहर प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, और दूसरा इनाम तो मैंने कहा था कि इसमें जीतने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। फेस्ट 2 हफ्तों तक चलेगा और टीम्स किसी कॉन्सर्ट की तरह परफॉर्म करेंगी। प्रतियोगिता को डिजिटली भी प्रेजेंट किया जाएगा। सब्सक्रिप्शन, टिकट्स, वहां लगने वाले स्टॉल्स,
जिनके करता धरता स्पॉन्सर्स ही होंगे। इन्हीं सब से आने वाली सारी रकम कैंसर ट्रस्ट फंड में जाएगी। और हाँ, आप में से जो भी डोनेशन देना चाहता है वो दे सकता है। राघव के इतना कहते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और राघव आगे बोला, तो आप सब सीनियर बच्चों को लेकर श्रेष्ठ टीम तैयार कीजिए और वीर को नाम दीजिए। सारा काम वीर ही देखने वाले हैं। तो जिसे जो भी संदेह हो वीर से संपर्क करें और जो भी टीचर्स जाना चाहते हैं वो पहले सूचित कर दें, क्योंकि उनके जाने के बाद पीछे से उनके विद्यार्थियों के लिए भी सोचना होगा। इतना कहकर उसने एक गहरी सांस ली और चला गया। उसके जाते ही महिमा बोली, हश, इतनी शुद्ध हिंदी तो मेरी हिंदी की विद्यापिका भी नहीं बोलती थी जितनी राघव सर मीटिंग के समय बोलते हैं। उसकी बात पर सब हंस पड़े सिवाय वीर और धरा के। वीर तो बहुत कम हंसता था। वीर सबसे बोला, आप सब अपनी क्लासेस से बेस्ट स्टूडेंट चूज कर लीजिए, बाकी जिन्हें ले जाना है वो देखेंगे। आज से ठीक 2 हफ्ते बाद हम निकलेंगे। अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। वीर ने इतना कहा और जाने लगा तो महिमा पीछे से बोली, अरे वीर, अगर लड़कियों को डाउट नहीं भी होगा ना तो ढूंढ ढूंढ कर निकाल ही लेंगे, सिर्फ आपसे बात करने के लिए। महिमा की बात सुनकर एक बार फिर पूरा स्टाफ रूम ठहाकों से गूंज उठा। धरा मुस्कुराकर अपनी क्लास की तरफ जाने के लिए बाहर आई। बाहर आते ही उसने देखा वीर ग्रिल से टिक कर हाथ बांधे खड़ा है। उसे देखकर लगा जैसे वो धरा कहीं इंतजार कर रहा था। धरा उसकी तरफ मुस्कुराकर अपने रास्ते बढ़ने लगी तो वीर बोला, धरा, आप इतनी जल्दी क्यों आई? क्या कहती धरा कि उसे वीर और राघव दोनों को ही नहीं देखना था। अब वो ये कैसे कहे, तो इसलिए धरा ने झूठ ही कह दिया। राघव ने सबको बुलाया था सुबह। उसकी बात सुनकर वीर अचानक से हंसने लगा तो धरा उसे अजीब नजरों से देखकर चुप रही। वीर हंसते हुए बोला, आपको छोड़कर बाकी सबको बुलाया था धरा, कम से कम झूठ बोलने से पहले सोचिए तो सही। वीर का हंसना तो बंद हो गया लेकिन वो अब भी मुस्कुरा रहा था। धरा ने असमंजस से पूछा, मुझे छोड़कर मतलब? वीर बोला, सबको मैसेज मैंने ही किए थे जिनमें आप नहीं थी। इसके आगे धरा क्या ही बोलती। एक तो झूठ बोलना आता नहीं था, ऊपर से आज जब कोशिश की तो पकड़ी भी गई, इसलिए वो चुप ही रही। वीरू से देखकर बोला, अच्छा बताइए, मुझे इग्नोर करना था या राघव को? धरा गहरी सांस लेकर बोली, दोनों को। क्यों? वीर ने हल्के से ऊंची आवाज में कहा तो धरा बोली, राघव शायद मेरे सामने सहज ना हो। कल कैंटीन में जो भी हुआ उसके बाद से ये राघव मेरे सामने नहीं आए, या शायद आना नहीं चाहते, तो मैं भी उन्हें ऑकवर्ड सिचुएशन में नहीं डालूंगी। वीर ने पूछा, और मुझे क्यों? धरा बोली, किसी के हाथों अपना फोन नहीं करवाना है मुझे। इस पर वीर हंसते हुए बोला, आपका फोन कौन करेगा? इनफैक्ट वो आप हैं जो बैग में चाकू लेकर घूमती है। धरा ने अपना सिर झटक कर बगल वाले कॉरिडोर की तरफ इशारा किया जहां कानों में हैंड फ्री लगाकर रिया गिटार साफ करती नजर आ रही थी। मगर सच वो नहीं था। असल में रिया का सारा ध्यान धरा और वीर पर था और उसके कानों में हैंड फ्री जो था उसका इन पॉइंट उसकी जीन्स की जेब के पास झूल रहा था। धरा बोली, देखिए रिया को आपके देखने में इतने गुम हैं कि ये भी नहीं पता चला कि हैंड फ्री कनेक्ट नहीं किया है। और अगर आप इसी तरह से मुझसे बात करते खड़े रहे तो कुड़ कर आधा वजन कम हो जाएगा उनका। इतना कहकर धरा रिया से उल्टी तरफ चल दी। वीर ने खुद को देखते रिया को चिढ़ते हुए देखा और धरा के साथ चल दिया और बोला, जैसा आप समझ रही है वैसा कुछ नहीं है धरा, शी इज जस्ट ए कॉलीग। धरा ने मुस्कुराकर कहा, फॉर यू नॉट फॉर हर। इतना कहकर धरा सीनियर बच्चों की क्लास में चली गई जिसमें पहले से म्यूजिक प्रोफेसर सारिका सबको साज सिखा रही थी। उन्होंने धरा को देखकर मुस्कुरा दिया तो धरा भी अभिवादन में सिर झुकाते हुए क्लास की आखिरी सीट पर जाकर बैठ गई। वे दरवाजे पर खड़ा का खड़ा रह गया। वे ने धरा को देखकर अपने मन में कहा, जितनी अनजान आप बनने की कोशिश कर रही हैं उतनी है नहीं। लेट्स सी फर्दर। आप सब कुछ समझकर भी कब तक मुझे इग्नोर करेंगी? कहने को तो धरा का सारा ध्यान मिसेस सारिकर पर था लेकिन असल में वो वीर को देख रही थी। जैसे ही वीर अपनी क्लास की ओर निकला धरा ने राहत की सांस छोड़ी और खुद से बोली, थैंक्स रिया, आज तो आपने बचा लिया, वरना कुंवर जी के सवालों के क्या ही जवाब देती।
पूरे इंस्टीट्यूट में जोरों शोरों से होने वाली प्रतियोगिता की तैयारी जारी थी। सारे म्यूजिक प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स अपनी अपनी कोशिशों में लगे थे कि कौन टीम के साथ कन्याकुमारी जाएगा। स्टूडेंट्स चुनने के लिए टीचर्स अपने अपने स्तर पर छोटी छोटी प्रतियोगिता रखते और उसमें जो भी सिलेक्ट होता उन्हें साथ ले जाने के लिए चुना जाता। इस दौरान राघव पूरी तरह से व्यस्त ही रहता। कभी कभी उसे कन्याकुमारी भी कुछ काम देखने जाना पड़ता, जिसकी वजह से पीछे से वर्तिका, लावण्य और माही दोनों से मिलने आ जाया करती थी। धरा की बॉन्डिंग भी निकिता, लावण्य और माही से काफी अच्छी होती जा रही थी, मगर वो अक्सर वीर के आसपास होने पर सकुचा जाती और उसे इग्नोर करने लगती। कारण वो भी समझ नहीं पा रही थी। महलों में जाने कितनी सारी कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स अटेंड की होंगी अंबर ने। कुछ अपने बाबा की मीटिंग के लिए, तो कुछ अपने मामा के लिए, मगर कभी भी उसे कोई संकोच नहीं हुआ। वो हमेशा अपने काम को लेकर आश्वस्त ही रहती थी, पर वीर के सामने वो सिर्फ चुप रहना पसंद करती थी। किसी के साथ बातें ना करने वाला वीर भी एक तरफा बातें करने में लगा रहता। इधर मानव की धरा से कोई बात नहीं हुई। दरा उसके फोन को पूरी तरह से नजरअंदाज करती गई और पिछली रात तो उसने मानव का नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। लेकिन मानव कहाँ हार मान जाता। वो परिणीता को कॉल करके धरा को समझाने के लिए कहता और परिणीता उसे आश्वस्त देती कि वो बात करेगी धरा से, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अंबर को जबरदस्ती किसी भी रिश्ते में बांधा जाए, जैसा कि प्रथम ने उसे समझाया था। एक हफ्ता बीत चुका था और दूसरे हफ्ते के भी कुछ 2 दिन ही बाकी थे। पिछले कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा। एक शाम धरा इंस्टीट्यूट से घर जा रही थी, तभी उसके फोन पर रिंग हुई। उसने देखा राघव का फोन है। क्योंकि आज वो इंस्टीट्यूट नहीं आया था तो धरा समझ गई कि जरूर कुछ जरूरी काम होगा उसे। राघव बोला, हेलो धरा, तुम परसों आ रही हो ना? राघव की आवाज काफी थकी हुई लग रही थी। धरा बोली, हाँ राघव, लेकिन आज आप मुझे इंस्टीट्यूट में दिखाई नहीं दिए। आए नहीं क्या आप? दूसरी तरफ से ड्राइव करते हुए राघव बोला, नहीं, मैं मुंबई में नहीं हूँ। कल रात ही मुझे कन्याकुमारी जाने का मेल मिला तो मैं रात में ही निकल गया। बस तो कुछ घंटों में पहुंचने वाला हूँ। वो हल्के से ऊंची आवाज में बोली, आप बाय रोड गए हैं? राघव बोला, बारिश का मौसम आने वाला है धरा, बाय रोड जाने का अलग ही मजा है। खैर छोड़ो, मैंने इसलिए फोन किया है कि तुम बच्चों को देख लेना। कल उन्हें सोते हुए ही छोड़ आया था। लावणी ने सुबह उठकर मुझे नहीं देखा होगा तो उदास हो गई होगी। धरा बोली, राघव, वेकेशन से दोनों के, आप लेकर क्यों नहीं गए उन्हें? राघव बोला, क्या करते यहाँ लाकर? ना उनकी उम्र का यहाँ कोई है और ना मैं। तुम और वीर उनके साथ रह लेंगे। यहाँ सब अपने अपने काम में बिजी होंगे इसलिए। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ, तुम उन्हें समझा बुझा कर फुसला लेना। बाय। राघव ने धरा की बिना सुने ही फोन काट दिया और धरा फोन को ताकती रह गई। आज उसे राघव पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसे वो इतने छोटे बच्चों को अकेले ही छोड़कर जा सकता है। उसे राघव की हरकत से अपना बचपन याद आ गया। जब संयुक्ता जी के गुजर जाने के बाद अंबर जयपुर में ही रहती थी तो हमेशा खाने के समय वो रघुवीर जी का इंतजार जरूर करती और वो ज्यादातर आ भी जाती। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ करता था कि जब वो बिना बताए ही मीटिंग्स के लिए निकल जाते थे और वो इंतजार करते करते भूखे ही सो जाती थी। अपनी यादों से बाहर आकर धरा जल्दी से घर जाने के लिए निकलना चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि उसी की तरह अगर लावण्य ने भी कुछ खाया ना होगा तो। ये सोचकर ही वो जल्दी जल्दी चौराहे की तरफ चल पड़ी। तभी पीछे से उसे बाइक की आवाज आई। धरा ने चलते चलते ही सिर घुमाया और फिर सामने देखकर चलती ही रही क्योंकि वो वीर को अवॉइड कर रही थी। वीर बाइक लेकर उसके बगल में आ रुका। धरा ने देखा कि पीछे अभव बैठा है और उसने राघव की बादामी शर्ट कस के पकड़ रखी है। वीर बोला, आज तो आप घर ही जा रही है ना? कहीं पिछले दिनों की तरह रेस्टोरेंट, मार्केट या अपने किसी रिलेटिव से मिलने का प्लान तो नहीं है? पिछले दिनों राघव की व्यवस्था की वजह से राघव ने वीर से कहा था कि वो धरा को ड्रॉप कर दिया करे क्योंकि बारिश के मौसम में ऑटो मुश्किल से मिलती है और अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। हालांकि धरा के बहानों के कारण वीर को कभी ये मौका मिला ही नहीं। हमेशा ही धरा कुछ न कुछ कहकर निकल जाती थी और धरा को लगता था कि वीर पहले फ्लैट पर पहुंचेगा और वो बाद में जाएगी। इसलिए कभी कभार वो आसपास के मॉल्स, रेस्टोरेंट वगैरह में भटकती रहती थी
लेकिन शायद वो अनजान थी कि वीर छुपकर उसके साथ रहा करता था जब तक धरा अपने फ्लैट तक नहीं पहुंच जाए। शुरू शुरू में वीर को यही लगता था कि धरा सच में बाहर घूमना जाना चाहती है, लेकिन जब धरा ने किसी रिलेटिव का बहाना बनाया और वहां नहीं जाकर घंटों पार्क में बिता दिए, तब वीर को महसूस हुआ कि धरा उसके साथ ना जाने से बचना चाहती है। हमेशा की तरह आज भी अभय वीर की बाइक पर बैठा था। धरा ने वीर के सवाल का जवाब दिया, आपको लगता है कि मैं जानबूझकर बहाना बनाती हूँ? शायद, वेद ने बड़ी सहजता से कहा। धरा ने पहले तो बड़ी बड़ी आंखें करके उसे घूरा और फिर खिसियाकर उसकी बाइक के पीछे जा बैठी। धरा ने अपनी होड़ी के हुड को सिर पर डाला और बोली, यू नो वॉट, यू आर इम्पॉसिबल। वेद ने हंसते हुए कहा, मैं नहीं आप। गर्मी का मौसम खत्म होकर सावन आ चुका था, इसलिए ठंडी ठंडी हवाओं के साथ वातावरण में नमी उठने लगी थी। वो तीनों ही सन्नाटे से बाइक पर बैठे चले जा रहे थे। उनके बीच फैली हुई खामोशी धरा को अटपटी लगने लगी, इसलिए चुप्पी तोड़ते हुए उसने अभव से कहा, अभव, आप कहाँ रहते हैं? अभव ने हमेशा की तरह उसे कोई जवाब नहीं दिया। धरा ने एक और कोशिश की, अच्छा ठीक है, मुझसे बात नहीं करनी मत कीजिए, लेकिन ये तो बताइए आपको भूख लगी है क्या? क्योंकि मुझे तो बहुत भूख लगी है। पता है मेरी मामी कहती है कि अगर हम भूखे पेट रहेंगे तो पेट के चूहे भी भूखे रहेंगे और फिर वो हमें खा जाएंगे। अभाव ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। दुधरा फिर से बोल पड़ी, मैं आपको इतनी गंदी लगती हूँ क्या अभाव? आप कुंवर जी मतलब वीर से तो बात करते हैं ना, तो मुझसे क्यों नहीं? मुझसे दोस्ती नहीं करेंगे? इस बार भी धरा विफल रही, जिससे उसके चेहरे की चमक कुछ फीकी सी हो गई। वीर सुन रहा था धरा की बातें और हेलमेट के भीतर उसके होठों पर मुस्कान भी थी। वीर ने एक्सप्रेसवे के एक कोने पर बाइक रोकी। आजू बाजू छोटी बड़ी बिल्डिंग्स, मुंबई के हाई फाई एरिया और साथ ही डिवाइडर में लगे पेड़ पौधे माहौल को खुशनुमा बना रहे थे। अचानक बाइक रुकने पर धरा ने वीर को सवालिया नजरों से देखा। हेलमेट उतार कर वीर अभव के सामने आया और बोला, अभव भूख नहीं लगी है? अभव धीरे से बोला, मानो धरा सुनेगी तो डांटेगी। लगी है, वीर बोला, तो चलो आज मैं धरा तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना खिलाएंगी। उसने धरा की तरफ देखा जो वीर से बात नहीं कर रही थी। तभी फिर उसे माही और लावण्य याद आए और फिर उसे मजबूरी में कहना पड़ा, कुंवर जी, राघव ने मुझे माही और लावण्य का ध्यान रखने को कहा था, मुझे घर ही जाना चाहिए। वीर ने मुस्कुराकर कहा, डोंट वरी, मैं वर्तिका को फोन कर देता हूँ, वो उन्हें लेकर आ जाएगी। ये सुनकर धरा के चेहरे पर राहत दिखने लगी। कुछ देर में वो लोग रेस्टोरेंट के सेकंड फ्लोर पर थे। धरा ने मेनू देखते हुए कहा, तो क्या खाएंगे आप? अभव ने फिर से जवाब नहीं दिया। वीर कुछ पूछता उससे पहले ही धरा ने उसे हाथ दिखाकर रोका और फिर से कहा, अच्छा अभव आप मेरे फ्रेंड बनोगे? अभव की हरकतें देखकर लगता था कि वो सिर्फ वीर से बात करते टाइम अपने कान और होंठ खुले रखता है। बाकी के लोग क्या और क्यों कहते हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके कूल, मुझे पता है आपको एक्स्ट्रा चीज पास्ता पसंद है, निकी ने बताया था मुझे। आप रुकिए, मैं ऑर्डर देकर आती हूँ। धरा के जाते ही वीर ने अभव से कहा, तुम्हें धरा अच्छी नहीं लगती क्या? अभव बोला, लगती है। धरा के वहां से जाते ही अभव की आवाज में फिर से खनक आ गई, तो उनकी बात का जवाब क्यों नहीं देते हो? वीर ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा तो अभव चुप हो गया। तो वीर ने फिर से पूछा, बोलो अभव। अभव दबी सहमी आवाज में बोला, मुझे रिया मिस ने मना किया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं मिस धरा से बात करूंगा तो वो आपको मेरा टीचर नहीं रहने देंगी। ये सुनकर वीर स्तब्ध रह गया। फिर वो कुछ सोचकर बोला, तुम्हें पता है मुझे यहाँ रिया मिस ने नहीं राघव ने रखा है और इंस्टीट्यूट तो राघव का है, इसलिए अगर तुम चाहो तो धरा मिस से बात कर सकते हो, रिया मुझे नहीं निकालेगी। वीर ने उसे समझाया। सच्ची? अभव का चेहरा चमक उठा तो वीर ने उसके कान में कहा, हाँ, और वैसे तुम्हें पता है धरा मिस मुझे भी अच्छी लगती है। अभव बोला, बहुत सुंदर होंगी ना वो, जैसे स्टोरीज में मम्मा किसी प्रिंसेस के बारे में बताती है। वीर ने देखा धरा ऑर्डर लेकर आ चुकी है तो उसने अभव से कहा, तुम छूकर चेहरा पहचान लेते हो ना, तो खुद देख लो,
इतना कहकर उसने धरा की तरफ इशारा किया तो धरा अभव की चेयर के पास बैठ गई। अभव अपनी छोटी छोटी गुलाबी हथेलियों से उसके चेहरे को नापने लगा। उसकी आंखें, उसके गाल और उसके बाल, सब पर हाथ फेरते हुए वो शायद मन में ही धरा की छवि बनाना चाहता था। उसने कुछ देर इसी तरह से अपने हाथों को चलाए और फिर टेबल पर अपना हाथ खिसका कर बीच में रखे बांस से लाल गुलाब निकाल लिया। धरा मुस्कुरा उठी। उसने पूछा, आपने इसे स्मेल किया? वीर ने कहा, उसके सेंसेस हमसे ज्यादा शार्प हैं। अभव ने गुलाब धरा को देकर कहा, मिस, आप सच्ची बहुत ब्यूटीफुल हो, एकदम प्रिंसेस की तरह। दार ने उसके बालों को सहलाकर मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू अभव। वीर मुस्कुरा कर बोला, योर हाइनेस, अब तो आप खुश है ना? उसके मुंह से योर हाइनेस सुनकर धरा बुरी तरह से चौंक उठी। सदमे में बैठी धरा के मुंह के शब्द गायब हो गए। धरा को महसूस हुआ कि वीर जान चुका है उसकी राजकुमारी होने वाली बात। फिर भी उसने पूछने की कोशिश की, क्या कहा आपने? योर हाइनेस, वीर ने सहजता से कहा और फिर आदर में सिर झुका दिया। ये देखकर तो धरा की बोलती बंद हो गई। जब धरा ने वीर के मुंह से योर हाइनेस सुना तो वो हैरत भरी नजरों से उसे देखती रह गई। वो सोच में पड़ गई कि वीर कैसे जानता है कि वो राजकुमारी है, और क्या उसका सच सामने आ चुका है, पर कैसे? धर ने अटकते हुए एक बार और संदेह दूर किया कि शायद कहीं उसने गलत तो नहीं सुन लिया। कि क्या क्या कहा आपने? योर हाइनेस, इतना कहकर वो फिर से मुस्कुरा दिया। ये सुनकर तो धरा की जान ही सूख गई। उसका दिल गले में आकर धड़कने लगा और वो बुद्ध बनी बैठी पछतावे के भाव से वीर को देखने लगी, जो अभव की प्लेट में पास्ता डाल रहा था। जब बहुत देर तक धरा बदहवास सी बैठी रही तो वीर ने उसे देखकर कहा, अब योर हाइनेस कह दिया, इसका मतलब यह नहीं कि आपको खिलाने के लिए दो चार सर्वेंट आ जाएंगे। वो तो अभव को आप प्रिंसेस लगी बस इसलिए। खाना तो आपको खुद खाना पड़ेगा। वीर की आवाज से धरा सोच से जागी। अब वो समझी थी कि अभव की वजह से वीर ने उसे योर हाइनेस कहा है। उसने राहत की सांस छोड़ी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और अपने मन में कहा, हाय बच गई। लेकिन फिर अगले ही पल उसके दूसरे मन ने कहा, लेकिन कब तक बच पाऊंगी और झूठ कब तक बोल पाऊंगी? सब कुछ संभालने के लिए परी और प्रथम भी नहीं है। अगर किसी भी तरह कैसे भी राघव को सच पता चला तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। नहीं, आई हैव टू बी केयरफुल। वो अपनी ही सोच में गुम थी कि तभी किसी ने अपनी कोमल कोमल हथेलियां उसकी आंखों पर रख दी। इन हाथों को धरा पिछले एक महीने से बखूबी पहचान चुकी थी। धरा ने मुस्कुराकर कहा, लावण्य, हर बार आप कैसे समझ जाते हो दी? हर बार जीत जाते हो मुझसे। उसने नाराजगी से मुंह फुला लिया। धरा ने एक चेयर खींचकर उसे वहां बिठाया और कहा, क्योंकि आप सबसे छोटी हो ना और आपके हाथ भी बहुत छोटे छोटे हैं, तो बस धरा दी पहचान गई। ये कहते कहते ही धरा की नजर उसकी चेयर के पीछे खड़ी वर्तिका पर गई। उसने आज वाइट सूट पहना था जिस पर पिंक, येलो और ग्रीन फ्लोर प्रिंट बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसने देखा निकिता ने सेम टाइप की मिडी पहनी है। दी दी, मुझे भी तो देखो, मैं भी आया हूँ, माही ने उछलते हुए कहा तो धरा उठकर उसके आगे आई और घुटने पर बैठ गई। उसने माही के गाल को तर्जनी उंगली और अंगूठी के बीच दबाते हुए कहा, आपको तो डांट पड़नी चाहिए। आप बाहर जाएंगे तो आप खाना खाना छोड़ देंगे क्या? माही ने सारे दांत दिखाते हुए कहा, नहीं तो मैंने तो खा लिया। धर ने हैरानी से लावण्य की तरफ देखा तो उसने जल्दी में हाँ में सिर हिलाया। माही ने कहा, वर्तिका आंटी ने खिलाया। पिछले कुछ दिनों में धरा ने वर्तिका को सिर्फ देखा था और उसके बारे में वीर, निकिता, माही और लावण्य से सुना ही था। कभी दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। वर्तिका होंठों पर मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। माही का उसका नाम लेते ही उसने धरा की तरफ हाथ बढ़ाया और बोली, वर्तिका सिंह, और आप? धरा राइट। धरा ने मुस्कुराकर हाथ आगे किया और बोली, दिस इज धरा, धरा सिंह। फिर उसने कुर्सी की तरफ हाथ करते हुए कहा, बैठिए। वो बैठ गई और बच्चों से बोली, ओके किड्स, आपके सामने मेन्यू है, जिसको जो ऑर्डर करना है जल्दी से देखिए। तीनों बच्चे मेनू देखने लगे और अब बेहद शांति से खाने में लगा था। बच्चों ने अपनी पसंद की डिशेस बताई जिन्हें धरा लेने जाने वाली थी, लेकिन वीर ने उसे वहीं रोक दिया और खुद सबके लिए ऑर्डर लेने चला गया।
वो पूरी तरह से रेस्टोरेंट न होकर बुफे कोर्ट था। खैर भी वहाँ ऑर्डर प्लेस करने चला गया। तब तक धरा ने अपनी और वीट की प्लेट निकिता, माही और लावण्य को दे दी। धरा चुपचाप बच्चों को खाना खाते देखने लगी। अंबर को बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं थे, शायद इसीलिए क्योंकि अब तक उसने इतने छोटे बच्चों के साथ समय नहीं बिताया था। लेकिन हाँ, जब वो चैरिटी के लिए आश्रम जाया करती थी तो वो बच्चों को दूर से खेलता देखकर काफ़ी शांत और सुकून महसूस करती थी। लेकिन धरा बनकर बच्चों की टीचर ही बन जाना और ऊपर से ये चारों बच्चे उसे काफ़ी पसंद है। आप यहाँ अकेली रहती हैं? धरा के कानों में वर्तिका के शब्द पड़े तो वो अभव से नजरें हटाकर उसे देखने लगी। उसने जवाब दिया, जी। वर्तिका बोली, काफी अच्छे दोस्त लगते हैं राघव और भाई साहब के। निकिता और लावण्य हमेशा आपके बारे में बताते हैं मुझे। हम मिले भी तो कई बार हैं, लेकिन हर बार सिचुएशन ऐसी बन जाती थी कि कुछ बात ही नहीं हो पाई। वर्तिका ने बहुत ही सहजता से कहा। वर्तिका की बातों से काफी परिपक्व लगी थी वो धरा को। शायद वो थी भी, क्योंकि एक 19 साल की लड़की एक बच्ची को अपने साथ रखने जितना बड़ा फैसला ले सकती है तो वो वाकई काबिले तारीफ है। दिन रात जागना होता है एक बच्चे के लिए, उसकी पसंद समझना, उसे संभालना, ये सब आसान भी तो नहीं। धरा बोली, मैंने भी बच्चों से आपके बारे में काफी सुना है। कुंवर ने बताया मुझे कि आप उनकी छोटी बहन हैं। वर्तिका बोली, राघव से नहीं सुना मेरे बारे में? वर्तिका के होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। धरा उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखती रही, जिसमें शायद एक उम्मीद थी कि राघव ने भूलकर ही सहज उसका जिक्र किया हो। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, बल्कि राघव ने तो वर्तिका के प्रपोजल के बाद से ही धरा से ठीक से बात नहीं की थी। कायदे से धरा को वर्तिका के सवाल पर ना कहना चाहिए था, मगर वो कैसे उसकी उम्मीद तोड़ देती, इसलिए वो चुप रही। उसकी खामोशी पर वर्तिका ने पूछा, आप जानती हो ना मेरे बारे में? भाईसा ने आपको मेरे और राघव के बारे में नहीं बताया? धरा बोली, आप पसंद करती हैं राघव को, जानती हूँ मैं। वर्तिका बोली, बट राघव डजंट लाइक मी एट ऑल। वर्तिका ने ऐसे कहा जैसे अगर राघव पसंद करता ही नहीं है तो वो क्या ही कर लेगी। धरा ने कुछ नहीं कहा तो वर्तिका फिर से बोल पड़ी, धरा आप मुझे आप मत कहो, मुझे लगता है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। धरा मुस्कुरा उठी। इतने में वीर भी आ गया। कुछ देर में वो सब खाना खा चुके थे। वीर 2 मिनट में वापस आने का कहकर चला गया और पीछे से वर्तिका भी वॉशरूम जाने के लिए निकल गई। इधर वीर कैश काउंटर पर खड़ा था कि वर्तिका भी उसके पास आ गई। वीर ने उसे सवालिया नजरों से देखा, जैसे कह रहा हो कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वर्तिका रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा उठी। वीर ने काउंटर पर काट दिया और फिर डेस्क से हाथ टिकाकर खड़ा हो गया। वीर अपनी भौहें उठाकर वर्तिका की मुस्कुराहट को देखने लगा तो वर्तिका बोली, कब तक पटा लेंगे आप उन्हें? वीर ने कुछ नहीं कहा तो वर्तिका फिर से बोली, कम ऑन भाई साहब। वीर की इस हरकत पर वर्तिका हंस पड़ी। वर्तिका बोली, आई नो यू लाइक हर, है ना? वर्तिका की बात सुनकर वीर का चेहरा गंभीर हो गया और बोला, नहीं। वर्तिका को अब भी विश्वास नहीं था। वो बोली, झूठ मत बोलिए भाई साहब, आपने कभी भी किसी लड़की को अपनी बाइक पर बिठाया है क्या? और तो और आपने तो आज तक किसी को डेट भी नहीं किया। दरा इज समथिंग ना, बताओ ना भाई साहब, यू लाइक हर? वे ने ना में सिर हिला दिया और फिर गहरी आवाज में बोला, नो आई लव हर। यह सुनकर ही वर्तिका की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। वो खुश होकर बोली, व्हाट नेक्स्ट देन? देखते हैं, फिलहाल तो चल। इतना कहकर वीर ने काउंटर से अपना कार्ड उठाया और वर्तिका भी जाने के लिए मुड़ी। पीछे निकिता खड़ी थी जो मुस्कुरा रही थी। वीर को जैसे ही लगा कि अभी वो चिल्लाएगी, वो जल्दी से झुका और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वीर ने बिना कहे अपने होठों पर उंगली रखते हुए ना में सिर हिलाया। वीर और वर्तिका दोनों अपनी बात करने में मगन थे, मगर वो दोनों ही इस बात से बेखबर थे कि रिया उनसे कुछ दूर खड़ी उनकी सारी बातें सुन चुकी है। उसके हाथ में कोक जूस कैन थी जो उसके गुस्से का शिकार हो गई। वीर के मुंह से वो सब सुनकर रिया की आंखें गुस्से से जल उठी और उसके हाथ में क्रश हो चुकी कैन से कोक फर्श पर बूंद बूंद गिरने लगी। उसकी गुस्से से भर चुकी आंखों में आंसू भी झिलमिलाने लगे थे। तभी रिया के कंधे को किसी ने थपथपाया। आगे क्या होगा
क्या परिणीता और प्रथम धरा को कन्याकुमारी जाने देंगे? क्या रिया धरा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी? क्या वीर सही समय पर आ पाएगा? क्या इस सफर में धरा और वीर एक दूसरे के करीब आ जाएंगे? देखिए इस कहानी के अगले भाग में आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।